वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुख चैन सब छीन लिया है और राज्यसभा के चुनावों की वजह से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अभी कुल मिलाकर 68 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 विधायक बीजेपी के हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। और इस हिसाब से राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित मानी जा रही थी और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास 40 विधायक हैं 68 में से। और इसका कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को जीत के लिए 39 वोट चाहिए थे, 40 उनके पास थे और फिर भी वो नहीं जीत पाए। और 3 निर्दलीय विधायक भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का ही हिस्सा हैं, समर्थन दे रहे हैं और इसलिए कांग्रेस के पास वोटों की कमी बिल्कुल नहीं थी। अभिषेक मनु सिंघवी को आराम से हंसते हंसते जीत जाना चाहिए था। उनके पास कुल मिलाकर 43 वोट थे, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 25। लेकिन जब वोटिंग हुई तो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला टाई हो गया और दोनों ही पार्टियों को 34-34 वोट मिले, बराबरी पर छूटे। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस की सरकार का समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वोट नहीं दिया और इस तरह से हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, जिसकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और सुक्खू आज बहुत दुखी होंगे, क्योंकि सुक्खू का सुख आज छिन गया और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी भी आज बड़े निराश होंगे। उन्होंने सोचा तो यह होगा कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में आना सबसे आसान काम होगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक, आसानी से जीत जाएंगे, इतने वोट थे उनके पास। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने असंभव सी जीत को हासिल कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नतीजों के बाद अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी अल्पमत में आ गई है और उसके पास सरकार में बने रहने के लिए जरूरी संख्या बल अब नहीं बचा है। और वो कैसे, ये भी समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार को बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए, जबकि आज राज्यसभा के चुनाव में उसे 34 वोट ही मिले हैं। और इसलिए बीजेपी अब यह कह रही है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने पद से इस्तीफा अब दे देना चाहिए। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीतने पर उन्होंने बधाई भी दे दी है। कांग्रेस पार्टी ने यह सोचकर मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था कि वहां कांग्रेस बहुत आसानी से जीत जाएगी, कांग्रेस की अपनी सरकार है, वोट भी अच्छी खासी हैं, हारने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आज हुए उलटफेर ने सारी कहानी को बदल दिया और जो अभिषेक मनु सिंघवी 3 बार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं, वो इस बार के चुनाव में हार गए। पिछली बार कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को पश्चिम बंगाल से अपना उम्मीदवार बनाया था और तब वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बड़ा अशुभ साबित हुआ और क्रॉस वोटिंग की वजह से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा खेला हो गया। अब देखिए, क्रॉस वोटिंग होती क्या है। क्रॉस वोटिंग उसे कहते हैं जब किसी पार्टी के विधायक अपने उम्मीदवार की जगह किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट दे देते हैं और हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस के 6 विधायकों ने यही किया, अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया और अपने ही उम्मीदवार को हरवा दिया। हालांकि आपके मन में यह सवाल होगा कि जब कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को बराबर यानी 34-34 वोट ही मिले थे और मुकाबला टाई हो गया था, तो फिर बीजेपी ने यह चुनाव कैसे जीता, हर्ष महाजन ये चुनाव कैसे जीत पाए। तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपको समझाते हैं। जैसे क्रिकेट में कोई मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर से मैच का फैसला होता है, वैसे ही राज्यसभा के चुनाव में मुकाबला टाई होने के बाद एक मटके में दोनों उम्मीदवारों की पर्ची डालकर उनमें से किसी एक उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। और हर्ष महाजन आज ऐसे ही ये चुनाव जीते हैं और हर्ष महाजन की ये जीत आज कांग्रेस को बहुत चुभ रही होगी, यानी एक लॉटरी की तरह ये जीत थी।
और लॉटरी जो है वो हर्ष महाजन की निकल आई। हर्ष महाजन कौन है, अब ये जान लीजिए, जिन्होंने आज कांग्रेस को इतनी कड़वी हार दी है। हर्ष महाजन वही नेता हैं जो आज से 2 साल पहले तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी से वो 3 बार विधायक बने थे और 1 बार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। और वर्ष 2022 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तब वो राज्य में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे। बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और अब कांग्रेस के ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उन्हें चुनावों में जिता दिया। यानी यहां पर कांग्रेस के ही एक पुराने नेता ने कांग्रेस को आज हरवा दिया। तो कांग्रेस की आपने देखा होगा ये बड़ी पुरानी समस्या रही है कि कांग्रेस जब ये नेता पार्टी में होते हैं तब इनका सम्मान नहीं करती, तब इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करती, तब इन नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देती और उनके ऊपर किसी और को बैठा देती है। फिर ये नेता असंतुष्ट होते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं और बाद में इन्हीं नेताओं की वजह से कांग्रेस की सरकारें गिरती है। हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन ने यह करके दिखा दिया। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बिल्कुल यही किया था जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और ये कहानी हर जगह है, अगर आप देखेंगे तो हर जगह पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इसीलिए अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या कांग्रेस ये चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से हारी है। असल में हर्ष महाजन एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार थे और वीरभद्र सिंह उन पर बहुत भरोसा किया करते थे और उन्होंने हर्ष महाजन को अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था, यानी उनके बहुत विश्वास पात्र थे। लेकिन अब आप जरा याद कीजिए, जब वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीती तब वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, गांधी परिवार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया और उनकी जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। आज उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जिनमें 7 सीटों पर बीजेपी की जीत निश्चित थी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत निश्चित मानी जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने आखिर में एक और उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और एक विधायक ने इस दौरान वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा उम्मीदवार की हार हो गई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूं। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, सभी दलों के विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हमारे 8 प्रत्याशियों को मिला है। आप देखेंगे कि सभी दलों ने अपना आशीर्वाद और समर्थन बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को दिया है। खरीद फरोख्त हुआ है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आज मैं अपना और अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों की कई वर्षों से पीड़ा थी, वो पीड़ा हम लोगों को उन्होंने समझा और उस दुख को समझा और दूर किया। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। देखिए, कोई हित नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। अरे कार्रवाई भी देखते हैं और बाकी क्या आदमी आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, उससे क्या मतलब है? तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अब ये कह रहे हैं
कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपना ये वोट दिया है, यानी अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और यहां यह भी देखने वाली बात है कि जैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए, वैसे ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी अंतरात्मा जाग गई और आज अंतरात्मा जागने के बाद अचानक से उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी और उन्होंने अपनी पार्टी को हरवा दिया और बीजेपी को जितवा दिया। उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक में भी आज राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जिनमें बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और एक विधायक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लोकतंत्र की हत्या बताने वाले कर्नाटक में बीजेपी विधायक की क्रॉस वोटिंग को लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं। तो सोचिए, जो काम उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हुआ, वही काम कर्नाटक में बीजेपी के साथ हो गया और बीजेपी के अपने विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब जब बीजेपी का विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो कहा जाता है कि यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र की जीत है, और जब दूसरी पार्टियों के लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कहा जाता है कि यह खरीद फरोख्त है, यह बेवफाई है और यह डर है। हमारे देश में यह क्रॉस वोटिंग अंतरात्मा की आवाज के नाम पर होती है और अंतरात्मा की आवाज का मतलब होता है ईश्वर की वो आवाज जो किसी व्यक्ति को सही और गलत के बारे में बताती है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि राजनीति में इस अंतरात्मा की आवाज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है, क्योंकि अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले विधायक इस अंतरात्मा की आवाज से अपने फैसले को जोड़ देते हैं। और अंतरात्मा की आवाज तो ऐसी होती है, इसे कोई सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता, और ये तो ये नेता ही बता सकते हैं जिन्हें वो अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे रही है कि उस आवाज के पीछे कौन है। वो आवाज उन्हें चुनावों के समय ही कैसे सुनाई देती है। ये अंतरात्मा जो होती है, ये जो जमीर होता है, ये ठीक चुनाव से पहले हमारे देश में नेताओं का अचानक से क्यों जाग जाता है, और ये अंतरात्मा की जो आवाज है ये अचानक से ऊंचे स्वर में क्यों उठने लगती है चुनाव से पहले, ये तो हमारे नेता ही बता सकते हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय रखेंगे, एक गंभीर मुद्दा और एक गंभीर प्रश्न, और शायद आपने भी कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि अब हम आपको शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जिसके बारे में आपने आज तक ना सोचा होगा ना कल्पना की होगी। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1931 में आज ही के दिन जब पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे, तब उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। यह पुलिस थी अंग्रेजों की पुलिस, जिसके साथ उनका एनकाउंटर चल रहा था। तिथियां आप ध्यान से नोट करते जाइएगा। यह 1931 की बात है, आज ही के दिन। और उस समय जब चंद्रशेखर आजाद की अस्थियां एकत्रित करके उनके एक रिश्तेदार को सौंपी गईं, तब लकड़ी के एक तख्त पर इन अस्थियों को रखकर पूरे शहर में जुलूस निकाला गया था और शहर के तमाम लोगों ने उस दिन इस जुलूस पर फूल बरसाए थे। और उस दिन पूरा शहर यानी इलाहाबाद, पूरे शहर में, पूरे इलाहाबाद में हड़ताल हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद इनमें से किसी भी घटनाक्रम की कहीं भी कोई तस्वीर प्रकाशित नहीं हुई, इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है और तस्वीरें भी नहीं है। आज भी चंद्रशेखर आजाद की कुल मिलाकर सिर्फ 3 से 4 तस्वीरें ही उपलब्ध हैं, जिनमें से इस तस्वीर को सबसे ज्यादा देखा जाता है। इस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। और यह तस्वीर उनके एक साथी क्रांतिकारी ने खींची थी। यह मीडिया ने नहीं खींची थी, उस समय किसी अखबार वाले ने नहीं खींची थी, उनके ही एक साथी ने यह तस्वीर उनकी खींच ली थी। और आपने देखा होगा, आप भी जहां भी चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर देखते हैं, चाहे किसी कैलेंडर में, किसी किताब में, किसी पोस्टर में, हर जगह सिर्फ एक ही तस्वीर छपती है। कारण यह है कि उनकी कोई ज्यादा तस्वीरें उपलब्ध हैं ही नहीं। इसके अलावा कोई और तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें चंद्रशेखर आजाद को उस समय के मीडिया ने दिखाया हो, या उनके अस्थि जुलूस में उमड़े जन सैलाब को भी उस जमाने के मीडिया ने, अखबारों ने कवर किया हो। और यहां बात सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, एक और नाम आपको बताता हूं।
चंद्रशेखर आजाद की शहादत के सिर्फ 24 दिन बाद 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई थी, लेकिन उनकी भी बहुत ही गिनी चुनी तस्वीरें आज हमारे देश में उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम से यानी 1931 से फरवरी और मार्च 1931 से एक साल पहले वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, जिसकी मीडिया में बड़े स्तर पर कवरेज हुई और इस दांडी यात्रा के वीडियोस भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। तस्वीरें तो इतनी हैं कि भरी पड़ी हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि दांडी यात्रा वाकई में हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। हम मना नहीं कर रहे, इतनी तस्वीरें हैं, यह घटना भी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसका वीडियो भी बना होगा, मीडिया में इसकी कवरेज भी हुई होगी, तस्वीरें भी खींची होंगी, तभी तो आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। और बात भी बहुत बड़ी थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी आजादी की लड़ाई में, दांडी मार्च। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा भी होगा। लेकिन सोचिए, दांडी मार्च तो बहुत महत्वपूर्ण था, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की शहादत उतनी ही बड़ी घटना नहीं थी? भगत सिंह को फांसी दे देना क्या बड़ी घटना नहीं थी हमारे देश की? चंद्रशेखर आजाद का एक एनकाउंटर में मारे जाना, शहादत दे देना, क्या हमारे देश की बड़ी घटना नहीं थी? ऐसी घटना नहीं थी जिसका कि पूरी मीडिया में कवरेज हो, लेकिन इनकी शहादत को कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली और आज उनकी चुनिंदा तस्वीरें ही मौजूद हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, गिनती की तस्वीरें हैं, उसके अलावा आपको कोई तस्वीर नहीं मिलेगी और वीडियो तो इन दोनों में से किसी का भी नहीं है। और यह बात इसलिए मैंने दांडी मार्च का उदाहरण लिया कि ऐसा नहीं है कि उस जमाने में वीडियो नहीं बनते थे, वीडियो बनते थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की शहादत से एक साल पहले दांडी मार्च के जबरदस्त बड़ी संख्या में वीडियो बन रहे थे, लेकिन आपको इन दोनों शहीदों का कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इनकी शहादत के बाद इनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, उसका कोई वीडियो नहीं मिलेगा। कितनी भीड़ आई, उसका कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन क्रांतिकारियों को आजादी से पहले मीडिया की कोई कवरेज नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता आजादी के बाद प्रधानमंत्री और कैबिनेट में मंत्री बने, उनकी हर छोटी से छोटी गतिविधि को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता था और महात्मा गांधी तो जहां भी जाते थे, उनके साथ भारतीय पत्रकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी अपने कैमरों के साथ मौजूद रहते थे। अगर महात्मा गांधी से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन एक और बड़ी चीज जो हम उनसे सीख सकते हैं वो ये कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आज के जमाने में महात्मा गांधी जिंदा होते तो शायद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उन्हीं के होते, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियोस भी उन्हीं के आते, रील्स भी सबसे ज्यादा उन्हीं की आती, क्योंकि उस जमाने में भी वो मीडिया को इस्तेमाल करना जानते थे। और उनके साथ के जो दूसरे कांग्रेस के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, ये जानते थे कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है और मीडिया इनकी छोटी से छोटी गतिविधि की कवरेज करता था। ये घर से निकलते थे और वीडियो बनने शुरू हो जाते थे, इसीलिए बड़ी संख्या में आप इनके वीडियोस देखते हैं। और यही वजह है कि जब आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को तस्वीरों और वीडियोस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इन तस्वीरों और वीडियोस में मुख्य रूप से बहुत मुट्ठी भर लोग दिखाई देंगे। महात्मा गांधी दिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे या कुछ और थोड़े और कांग्रेस के लोग दिखेंगे, लेकिन आपको चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह की ना तो कोई तस्वीर मिलेगी, ना ही कोई वीडियो मिलेगा, जबकि आजादी के लिए असली बलिदान इन क्रांतिकारियों ने दिया था और इसीलिए तो अंग्रेज इनके खून के प्यासे थे। और इसके बावजूद ये क्रांतिकारी तस्वीरों में आज भी कहीं दिखाई नहीं देते।